तो फ्रेंड्स, माध्यमिक अकेडमी 2.0 पर आपका स्वागत है। तो फिर से मैं क्लास 10th में आपकी साइंस की तैयारी को और मजबूत करने के लिए लेके आई हूँ केमिस्ट्री के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। इससे पहले मैंने 20 क्वेश्चन कवर करवाए थे केमिस्ट्री में। कहने को वो 20 थे, पर वो 50 के अराउंड होंगे, क्योंकि मैंने MCQ वगैरह एक्स्ट्रा फैक्ट भी उसमें कुछ बताए थे। तो वो वाला पार्ट आपको जरूर देखना है। उसके आगे के पार्ट के जितने भी क्वेश्चन बचे हैं वो हम इसमें कवर करेंगे, और इससे बाहर आपको क्वेश्चन केमिस्ट्री में नहीं मिलेगा। फिजिक्स का मैंने करवाई दिया है, न्यूमेरिकल का वीडियो एक और मिल जाएगा इसके बाद, वो साइंस का लास्ट वीडियो होगा। फिर आपको इतना बस रिवीजन कर लेना है, ठीक है। और आपका 100% पेपर में पूरा करके आएंगे आप, बस आपको रिवीजन करना अच्छे से, ठीक है। तो उसके बाद आगे के क्वेश्चन हम कर लेते हैं। अगर आपने वो वाला पार्ट नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, वहाँ से क्लिक करके ज़रूर देख लीजिए। सारे बायो के, साइंस के, फिजिक्स के जो भी मैंने पूरे करवाए हैं, तो फटाफट देख लेते हैं। और हाँ, अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो पाने के लिए बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन टाइम पे मिलता रहे। तो फटाफट देख लेते हैं। ये क्वेश्चन मैंने उसमें भी कवर करवा दिया था, फिर से करवा देती हूँ। कौन सी धातु या अधातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है? बहुत ज़्यादा पूछा था, मतलब कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो धातु का नाम है वो मरकरी, जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। मरकरी है, एक गैलियम है, सबसे ज़्यादा मरकरी है। इसे अमलगम भी कहा जाता है, मतलब हिंदी में से पारा कहते हैं, ठीक है। थर्मामीटर में इसको भरा जाता है, इससे टेम्परेचर वगैरह नापते फीवर का वही होता है मरकरी, ठीक है। अधातु का नाम अगर पूछा जाए तो वो है आपकी ब्रोमीन। क्लियर। एक क्वेश्चन ऐसे आता है कि सल्फर ऑक्साइड का जलीय विलयन कैसा होता है, अम्लीय या क्षारीय? अधातु होते भी उसका विलयन का वो होगा, कैसा होगा? अम्लीय, ठीक है। तो ध्यान रखना ये क्वेश्चन। MCQ वेरी शॉर्ट सब कुछ इसी वीडियो में कवर होने वाला है। वीडियो के अंत तक जरूर रहना है। कोशिश करूँगी बहुत ही कम टाइम में सारे क्वेश्चन आपके कवर हो जाएं। तो ये क्वेश्चन हो गया। उसके बाद आगे बढ़ने से पहले MCQ इसके फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं। कौन सी धातु जल के साथ सामान्य ताप पर क्रिया कर लेती है? बहुत बार पूछा गया। कौन सी धातु है जो सामान्य ताप पर जल से क्रिया कर लेगी? वो है आपकी सोडियम। इसे Na से लिखते हैं। सोडियम का सेकंड नाम है नेट्रियम, इसीलिए इसे Na से लिखते हैं। जैसे पोटेशियम का नाम कैलियम होता है तो उसे K से लिखते हैं। बच्चे उसे P से कर देते हैं, पर ऐसा नहीं होता, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन आता है, जस्ता यानी जिंक धातु HCl से क्रिया करके कौन सी गैस निकालती है? तो जब जिंक जब क्रिया करता है HCl से, कोई भी धातु ये क्रिया करेगी तो कौन सी गैस निकलेगी? हाइड्रोजन। ये क्वेश्चन ये हो गया। तीसरा क्वेश्चन आता है, कौन सी धातु ठंडे जल से हाइड्रोजन गैस निकालती है? तो वो है आपके पोटेशियम यानी K यानी कैलियम, ठीक है। ठंडे जल से हाइड्रोजन गैस बोले तो पोटेशियम है। HCl से क्रिया करके जो गैस निकालती है हाइड्रोजन, वो कौन सी है? जिंक धातु है। और एक क्वेश्चन ऐसे आता कि कौन सी धातु अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित कर सकती है और कौन सी नहीं कर सकती? जैसे ऑप्शन मैंने दिया, जिंक, कॉपर, सिल्वर यानी Ag और पारा, ठीक है। तो मैं आपको 4 ऑप्शन देती हूँ। जैसे कौन सी धातु? जिंक हो गया, कॉपर हो गया, सिल्वर हो गया और मरकरी। अब आपसे पूछेगा कौन सी धातु हाइड्रोजन को विस्थापित कर पाएगी। तो देखो, जो एक श्रेणी होती है, मैंने आपको पहले ही बताया था, ठीक है। उसमें हाइड्रोजन से जो ऊपर धातु होती है वो अधिक क्रियाशील होती हैं, जो नीचे होती है वो कम क्रियाशील होती हैं। तो कम क्रियाशील धातु जो होंगी वो हाइड्रोजन को क्या करेंगी? अलग नहीं कर पाएंगी। तो हाइड्रोजन जो सक्रियता श्रेणी होती है ना, तो उसमें जिंक सबसे क्या है? हाइड्रोजन से ऊपर स्थान है उसका। तो इसमें से हाइड्रोजन को अलग कौन कर पाएगा? जिंक यानी जस्ता। बाकी कॉपर भी हाइड्रोजन से नीचे स्थित है, सिल्वर भी नीचे स्थित है, जो पारा है ये मरकरी, ये भी हाइड्रोजन से नीचे स्थित है, ठीक है। तो ये तीनों हाइड्रोजन को अलग नहीं कर पाएंगे, तो इसका आंसर होगा जिंक। इस तरह से वो कोई भी एग्जाम्पल देगा, आपको वो श्रेणी जरूर याद कर लेनी है, ठीक है। अभी मैं आपको रिवीजन करवा दूँगा उसका कि हाइड्रोजन से ऊपर कौन कौन सी है और नीचे कौन कौन सी स्थित है, ठीक है। एक क्वेश्चन ये हो गया। एक आता है पीतल क्या है? तो पीतल एक विषय धातु है। जर्मन सिल्वर पूछता है, जर्मन सिल्वर होती है ना, उसमें क्या नहीं पाया जाता है? तो बच्चे सिल्वर समझ के Ag पे फोकस ही नहीं करते, पर इसका आंसर रियल में Ag ही होता है। जर्मन सिल्वर में कौन सी धातु नहीं होती? Ag यानी सिल्वर ही नहीं पाया जाता। कॉपर पायराइट बहुत पूछा गया। कॉपर का S होता है कॉपर पायराइट, CuFeS2, ठीक है। एक ग्लांस करके पूछा था Cu2O, ये हो गया। एक क्वेश्चन आता है धातु वाली चैप्टर में है, मैट में क्या पाया जाता है? मैट, तो इसमें यही पाया था C2S और FeS। ये ऑब्जेक्टिव वाले क्वेश्चन बता रही हूँ। कॉपर का S मैं आपको बता ही चुकी हूँ, कॉपर पायराइट, कॉपर ग्लांस, मैलेकाइट। और एक क्वेश्चन आता है, कौन सी धातु अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित नहीं कर पाएगी? अब नहीं बोल दिया है तो कॉपर, बहुत जो हाइड्रोजन से नीचे स्थित है वो नहीं कर पाएंगे, ठीक है। हो गया सारे क्वेश्चन क्लियर।
और फफूलेदार तांबे में कॉपर की परसेंट पूछी गई है, तो फफूलेदार जो तांबा होता है ना कॉपर, उसमें 98% शुद्ध कॉपर पाया जाता है। कितना? 98% ऑप्शन में आएगा, तो आप कर लेंगे आराम से। तो ये सारे क्वेश्चनों के आप पढ़ते आगे। आपको कॉपी पेन लेके बैठना है, जैसे मैं आपको बता रही हूँ पूरा रिवीजन चल रहा है, तो आप लिख लिख के इसको याद करते जाएंगे। सजातीय श्रेणी किसे कहते हैं? अब देखो आप यहाँ से कर लेंगे। सक्रियता श्रेणी आपको बता दी थी मैंने, अधिक क्रियाशील, पोटेशियम, जो भी आपका क्वेश्चन आया था, हाइड्रोजन से ऊपर देखो पोटेशियम है, सोडियम है, कैल्शियम है, ये हाइड्रोजन से ऊपर स्थित हैं, जो कि हाइड्रोजन को अलग कर देंगी। और जो नीचे स्थित हैं वो कौन कौन सी हैं? सिल्वर हो गया, कॉपर हो गया, पारा हो गया, अमलगम, ये सब हाइड्रोजन को अलग नहीं कर पाएंगी। ठीक है, ये तो होता है सक्रियता श्रेणी। अब देख लेते हैं सजातीय श्रेणी किसे कहते हैं। ये आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड वाला चैप्टर IUPAC का, IUPAC आपको जरूर कर लेना, उसमें से क्वेश्चन जरूर आएगा। इसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। ठीक है, वो आपको 2 वीडियो देख लेने IUPAC के, फुल फॉर्म वगैरह सारे रूल्स। तो सजातीय श्रेणी किसे कहते हैं? जब समान समूह वाले यौगिकों को उनके अणुभार के बढ़ते हुए या घटते हुए क्रम में रखा जाता है तो एक श्रेणी बन जाती है, चेन बन जाती है। ठीक है, उसी को बोलते हैं सजातीय श्रेणी। फिर से रिपीट करते हैं, जब समान समूह वाले यौगिकों को उनके अणुभार के बढ़ते हुए अथवा घटते हुए क्रम में रखा जाता है तो एक श्रेणी बनती है, जिसे बोलते हैं सजातीय श्रेणी या समजातीय श्रेणी। एग्जाम्पल हो गया एल्केन आता है, इसमें एन का साउंड आ रहा है, तो मेथेन हो गया, मैंने आपको बताया मार्स गैस कहते हैं इसको, एथेन हो गया, प्रोपेन हो गया, सब में एन का साउंड आएगा। इसका फॉर्मूला होता है CnH2n+2, इसे एल्केन कहते हैं। अभी एल्केन 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 तीनों क्लियर कर देंगे। ठीक है, उसके बाद कार्बन की संयुक्ता बहुत पूछी जाती है, कितनी होती है? बैलेंसी 4। IUPAC पूरा इसी पे बेस्ड है। कार्बन की बैलेंसी के लिए इस तरह से बॉन्ड लगाई जाती है। जैसे मेथेन है तो मेथेन का संरचनात्मक सूत्र इस तरह से बन जाता है, CH4, चार तरफ ये बॉन्ड लग गई तो कार्बन की बैलेंसी कितनी होगी? 4, 1 2 3 4। ठीक है, इस तरह से आपको बैलेंस याद रखनी है। उसके बाद मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है संतृप्त असंतृप्त में अंतर। अच्छा, हाइड्रोकार्बन कैसे कहते हैं? पहले तो ये बताया था, यहाँ पे आ रहा है ना, यहीं पे हो जाए क्लियर। जो तत्व हाइड्रोजन और कार्बन, हाइड्रोजन प्लस कार्बन से मिलकर बने होते हैं वो हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल हो गया मेथेन हो गया, CH4, देखो कार्बन भी है हाइड्रोजन भी है। एथेन हो गया C2H6, कार्बन है हाइड्रोजन है, तो ये आपके हाइड्रोकार्बन यहाँ से क्लियर हो गया। अब देख लेते हैं संतृप्त और असंतृप्त, फटाफट से आप नोट डाउन कर लो। संतृप्त में क्या होता है? ये अत्यधिक स्थायी होते हैं, मतलब अधिक क्रियाशील होते हैं, ये कम क्रियाशील होते हैं, पहला पॉइंट। ठीक है, दूसरा आप लिखेंगे इसमें, ये ब्रोमीन जल का रंग नहीं उड़ाते हैं, जबकि ये ब्रोमीन जल का रंग उड़ा देते हैं। तीसरा क्वेश्चन लिखेंगे आप, ये प्रस्तापन, जो प्रस्तापन की अपक्रिया होती है ना, उसको दर्शाते हैं। और ये क्या करते हैं? ये योगशील यौगिक बनाते हैं, असंतृप्त। और सबसे बड़ी बात, इसमें एकल बंध आती है, जैसे मेथेन, एथेन, ये सब एकल बंध आ जाते हैं। असंतृप्त में आपका द्विबंध वाला आता है, डबल बॉन्ड वाला, और त्रिबंध मतलब ट्रिपल बॉन्ड, ये चारों ही। डबल और ट्रिपल बॉन्ड किस में आती है? असंतृप्त में। सिंगल बॉन्ड आती है संतृप्त में। इस तरह से आप अंतर लिख देंगे। एग्जाम्पल में लिख देना यहाँ पे मेथेन, एथेन, इसमें लिख देना इन और आइन वाले साउंड लिख देना, जैसे कि एथीन हो गया, एथिलीन। ठीक है, एथीन को ये एथिलीन कहते हैं। एसिटिलीन हो गया, एथाइन हो गया, ये सब असंतृप्त के हो गए। ये 4 नंबर में पूछा जाता है। अब जो आपको क्वेश्चन बताने की बात करी तो वो आपका ये रहा, एल्केन, मतलब एन का साउंड अभी बताया था। एल्किन एल्काइन का सूत्र बहुत पूछा जाता है। तो एल्किन श्रेणी के सदस्य किस में आते हैं? संतृप्त में। और असंतृप्त में कौन आता है? एल्किन एल्काइन, ये दोनों आते हैं असंतृप्त में। ठीक है, तो आपको फॉर्मूला क्या करना है याद? सबसे पहले संतृप्त का कर लो, CnH2n+2, जिसमें +2 है वो आपका संतृप्त है, मतलब एकल बॉन्ड वाला से। ठीक है, सिंगल बॉन्ड, जैसे मेथेन, एथेन। अब दूसरा फॉर्मूला सुनो, CnH2n, ये आपको पहले मैं करवा चुकी हूँ, बस रिवीजन करवा रही हूँ। अगर मैं -2 कर दूँ यहाँ पे, तब ये आपका बन जाएगा एल्काइन, जिसमें ट्रिपल बॉन्ड आती है, एल्काइन। ठीक है, +2 है तो एल्केन, -2 है तो एल्काइन। अब कौन सा फॉर्मूला बचा? एल्कीन, मतलब डबल बॉन्ड का बचा। तो एल्किन का फॉर्मूला क्या होगा? इसमें ना तो +2 आता है ना ही -2 आता है। इसका सिंपल सा फॉर्मूला है CnH2n। क्लियर हुआ? एल्केन मतलब संतृप्त वाला कौन सा है? CnH2n+2, बहुत पूछा गया है MCQ में। ये एल्केन हो गया, +2 वाला तो एल्केन हो गया, मतलब संतृप्त। अब एल्काइन वाला इसमें -2 कर दो, CnH2n-2, ये एल्काइन हो गया, मतलब ट्रिपल बॉन्ड। और जो एल्किन है डबल बॉन्ड वाला, इसका फॉर्मूला है केवल CnH2n। क्लियर? और फटाफट से आगे बढ़ते हैं। फलों को पकाने में कौन सी गैस का प्रयोग होता है? वो तो 1 लाइनर क्वेश्चन जल्दी करेंगे। तो ये होता है एथिलीन का, C2H4, एथिलीन टॉप पे। दूसरा कृत्रिम रूप से पूछा जाए तो एसिटिलीन। अब यहीं से IUPAC क्लियर कर लो। इसका IUPAC नाम क्या होता है? इसमें 4 कार्बन होते हैं, इसका नाम होता है एथीन। बच्चे बहुत कन्फ्यूज होते हैं, CH2 डबल बॉन्ड आता है,
तो ये एथीन होता है। इसमें ट्रिपल बॉन्ड आता है, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, तो इसका नाम होता है एथाइन, ठीक है, एथाइन ये एथीन। तो फलों को पकाने में होता है एथिलीन, और एथिलीन ऑप्शन में ना मिले तो एसिटिलीन जरूर मिलेगा, ठीक है। ये हो जाएगा मार्स गैस, मैंने आपको बता दिया। CH4 दलदली स्थानों में मिलती है, धान के खेतों में मिलती है ये, और जो पशु जुगाली करते हैं ना, अपना खाना बचाते हैं, उसमें भी मेथेन गैस ही निकलती है। हो गया फटाफट से क्लियर, ज़्यादा टाइम लगेगा। आग बुझाने में कौन सी गैस का प्रयोग करते हैं? CO2 का पूछा गया। हाइड्रोकार्बन ने भी आपको समझा दिया, हाइड्रोजन कार्बन से मिलने वाले तत्व हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। मेथेन एथेन इसके एग्जाम्पल हैं। अब देख लेते हैं मृदु जल और कठोर जल में अंतर। साबनीकरण, बहुलीकरण, जितने भी टॉपिक इंपॉर्टेंट सारे केमिस्ट्री में करवा चुकी हूँ, सारे आपको देख के जाने हैं, उसमें से डेफिनेटली आपको पूरा मिल जाएगा। जितने भी मैंने 2 वीडियो डाले ना केमिस्ट्री, एक तो पार्ट 1 आप देख लेना, एक ये वाला, बस इससे बाहर आपको कुछ पढ़ना नहीं है, ठीक है। मृदु जल और कठोर जल में अंतर। मृदु जल क्या होता है? ये झाग देता है, ठीक है, साबुन के साथ ये झाग देता है। जबकि कठोर जल जो होते हैं, आपने देखो कुछ कहीं कहीं का पानी ऐसा होता है कि बिल्कुल भी झाग नहीं होते साबुन से, ठीक है, जैसे कपड़े वगैरह धोते हैं तो झाग नहीं बनते, तो वो कठोर जल होता है जो झाग नहीं देता है पानी के साथ। सेकंड पॉइंट आप इसमें ये लिख देना, मृदु जल जो बनते हैं किससे? कास्टिक पोटास यानी KOH के मिलाने से मृदु, ठीक है, KOH के मिलाने से ये मृदु जल में इसका यूज होता है। कठोर जल में क्या होता है? NOH, ठीक है, ये मिलाकर बनता है। आपको दोनों में कन्फ्यूज नहीं होना है। मृदु जल कठोर जल में पूछे तो आप ये लिख देना कि इसका ये मीठा होता है, ये खारा होता है, ये अधिक झाग देता है, इसके मतलब इससे कम झाग बनते हैं, ठीक है। ऐसे अगर पूछ ले मृदु साबुन और कठोर साबुन में अंतर हो, तो आप लिख देंगे मृदु साबुन बनाने में KOH का यूज होता है, कठोर साबुन बनाने में NOH का प्रयोग होता है। साबुन बनता है साबुनीकरण में, आपको बताया था, चाहे पोटेशियम से कर लो चाहे सोडियम से कर लो, ठीक है, उसमें भी यही प्रोसेस होता है। कठोर साबुन होता है वो कम झाग देता है, और मृदु साबुन अगर होगा वो अधिक झाग देगा। इस तरह से आप बना के लिख देना। साबुनीकरण आपको अच्छे से कर लेना है, मिसेल की प्रक्रिया भी इसमें आती है, वो भी आपको कर लेनी है साबुनीकरण। बस एक बार रीडिंग मार लेना, नहीं तो आपका इतने से पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद कभी कभी ये पूछ लेता है साबुन अपमार्जक में, अपमार्जक क्या होता है? डिटर्जेंट होते हैं, ठीक है, इनको मिलाने से क्या अच्छे झाग बनते हैं, कपड़े वगैरह की धुलाई अच्छी हो जाती है। जैसे आपने देखा होगा सर्फ एक्सेल वगैरह का यूज होता है, वो होता है अपमार्जक। साबुन उच्च श्रेणी के होते हैं, इसका फॉर्मूला आपको पता ही है, C17H35। फॉर्मूला पूछे साबुन का तो आप लिख सकते हैं COOK लिख दो, या फिर यहाँ पे Na भी ला सकते हैं। Na लिखेंगे तो हिंदी में नाम हो जाएगा सोडियम स्टीयरेट, ठीक है, स्टीयरेट लिख देना यहाँ पे, ठीक है। इस तरह से आप ऐसे करके, एक मिनट इसको हटा दूँ पहले, सोडियम या पोटेशियम लिख के C17H35 साबुनीकरण अपना पढ़ा होगा। अगर आप पोटेशियम लिख रहे हैं यहाँ पे तो पोटेशियम, बस इतना मैं आपको स्टीयरेट ये लगाना है। साबुन का सूत्र अगर पूछे तो आप इस तरह से लिख देना। ये हो गया, आगे देख लेते हैं फटाफट से। यह IPC वाला क्वेश्चन अच्छे से करवा, मैथिल एल्कोहल और एथिल एल्कोहल का IPC नाम, सुपर फास्ट रिविजन है, थोड़ा फास्ट कर पा रही हूँ, अगर आपको अच्छे से देखना तो वहाँ पे जाके देख लीजिए। मैथिल एल्कोहल का नाम ये, IPC नाम क्या होगा? नॉल होता है तो मेथेनॉल। एथिल एल्कोहल का फॉर्मूला C2H5 एथिल हो गया, एल्कोहल तो एथे 2 आ गया तो एथेनॉल। और ये पूछ रहा था कि अल्कोहल का क्रियात्मक समूह तो OH हो गया, एल्डिहाइड का क्रियात्मक समूह CHO हो गया, कार्बोक्सिलिक का क्रियात्मक समूह COOH हो गया, एस्टर का ROR। ये सारे करवा चुके आपको IPC वाले से कर लेने हैं, क्योंकि IPC में से एक MCQ जरूर मिलेगा, एक इस तरह से 2 नंबर में क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा, ठीक है। अब देखो एथेनॉल दे दिया, तो एथेनॉल आपका फॉर्मूला आएगा तभी तो आप लिख पाओगे। एथेनॉल किसे कहते हैं? ये रहा आपका, एथिल एल्कोहल को ही एथेनॉल कहा जाता है, ठीक है। ये हो गया, तो ये हमें फॉर्मूला मिल गया। अब यहाँ पे एक आएगा एथिल एल्कोहल का IPC नाम, जैसे ये है, यहाँ पे एथेनॉल नहीं, ऐसे आएगा एथिल एल्कोहल का IPC नाम, ठीक है, करेक्शन कर लेना। तो हमें फॉर्मूला ये लिख लेंगे, फिर हम इसका नाम बना देंगे, यही हमारा इसका नाम बन जाएगा एथेनॉल, ठीक है। इसमें ज़्यादा क्वेश्चन नहीं लिए मैं IPC, क्योंकि मैं आपको करवा चुकी हूँ, कम ही क्वेश्चन लिए IPC के। एल्डिहाइड एल्कोहल का क्रियात्मक समूह, इस तरह से आपको समूह जरूर याद कर लेना, क्रियात्मक समूह भी पूछ सकता है, वो अपोजिट भी बनवा सकता है। सपोज ने बोल दिया कि मेथेन का बनाओ तो आप बना लेंगे, ठीक है। एल्डिहाइड का ग्रुप क्या होता है? CHO, आप इतना लिखेंगे, ये एल्डिहाइड का है, इसमें किसका साउंड आता है? नल का। एल्कोहल का पूछा क्रियात्मक समूह तो OH हो गया। इस तरह से आपको क्रियात्मक समूह जो 5 है सारे कर लेने, CHO, OH, COOH, ROR, ठीक है, सारे कर लेना। अब आवर्त सारणी में से आ जाओ, इंपॉर्टेंट है। मूल आवर्त नियम पूछा जाए या आधुनिक? आधुनिक बहुत पूछा जाता है, दोनों फटाफट सुन लो। मूल आवर्त नियम
मेंडलीफ का ये आवर्त नियम है, ठीक है। मूल आवर्त सारणी का नियम मेंडलीफ ने दिया था। ये इन्होंने क्या बोला था कि तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण परमाणु द्रव्यमान के, तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण जो होते हैं परमाणु द्रव्यमान के आवर्ती फलन होते हैं। क्या होते हैं? आवर्ती फलन होते हैं। आधुनिक आवर्त नियम क्या है? इसमें सेम यही लाना है, तत्वों के भौतिक व रासायनिक गुण, बस परमाणु द्रव्यमान की जगह आपको परमाणु क्रमांक लिखना है, ठीक है। तत्वों के भौतिक व रासायनिक गुण परमाणु द्रव्यमान के, ये तो परमाणु द्रव्यमान इसका हो गया मूल का, और आधुनिक में आप यहाँ पे लिखना परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं। क्लियर? ऐसे करके एमसीक्यू में पूछ सकता है। परमाणु द्रव्यमान किसका था? मेंडलीफ का था। परमाणु क्रमांक लगा देंगे तो आधुनिक आवर्त नियम बन जाएगा। और पेपर में ये भी पूछा था कि आधुनिक आवर्त नियम किसने दिया था, तो ये दिया था मॉजले ने। आधुनिक आवर्त नियम पूछे तो मॉजले ने दिया था, ठीक है। परमाणु क्रमांक को माना था, जबकि मेंडलीफ ने दी थी मूल आवर्त नियम। ये हो गया क्लियर फटाफट से। अब विकर्ण संबंध बहुत पूछा था, ये देख लेते हैं। विकर्ण संबंध क्या होता है? इसमें आवर्त सारणी के दूसरे आवर्त, ध्यान रखना, दूसरे आवर्त तथा तीसरे आवर्त के विकर्ण आपस में समानता प्रदर्शित करते हैं। आवर्त सारणी में क्या होता है? दूसरे आवर्त तथा तीसरे आवर्त के जो विकर्ण होते हैं वो आपस में उनके गुण समानता प्रदर्शित करते हैं। इसी संबंध को विकर्ण संबंध कहते हैं, और गुणों की जो समानता होती है उसे विकर्ण समानता कहते हैं। इस तरह से आप लिख लेंगे। फिर इसमें एक टेबल बनती है, दूसरा आवर्त और तीसरा आवर्त लिख के, जैसे मैंने आपको करवा रखा, पहले लिथियम, फिर बेरिलियम, फिर बोरोन, फिर आपका कार्बन। तो लिथियम किससे मैच करता है? मैग्नीशियम से। बेरिलियम किससे मिलता है? एल्यूमिनियम से। और बोरोन मिलता है आपका, जो बी है ये मिलता है सिलिकॉन से, SI, ठीक है। तो ध्यान रखना, पेपर में पूछा जाता है कि लिथियम का विकर्ण संबंध मतलब किससे समानता दिखाता है, तो मैग्नीशियम पे टिक कर देना। बेरिलियम का पूछे तो एल्यूमिनियम पे करना। बोरोन का पूछे तो सिलिकॉन से। यहाँ से आपका MCQ भी तैयार हो गया और डेफिनेशन भी तैयार हो गई, ठीक है। उसके बाद क्षारीय मृदा धातु बहुत पूछी जाती है, तो क्षारीय मृदा धातु ऑप्शन में आए तो लिथियम हो गया, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, ये हो गया। और क्वेश्चन ऐसा आता है कि आधुनिक आवर्त का जो वर्गीकरण किसके आधार पर किया गया, तो अभी बताया परमाणु क्रमांक के आधार पर। पुरानी वाली पूछे तो परमाणु क्या होगा? द्रव्यमान क्या होगा, ठीक है। विकर्ण संबंध से क्वेश्चन आएगा तो कर ही लेंगे। क्षारीय धातु बता ही दी आपको। क्षारीय मृदा धातु आपकी ये हो गई जो अभी आपको बताई थी मैंने, ये क्षारीय मृदा धातु है। क्षारीय धातु में आए तब भी आपको सोडियम ये सब याद रखना। ऑक्सीजन की बैलेंस से पूछी जाती है, 2 होती है। अम्लीय ऑक्साइड होता है P2O5 पेंटा ऑक्साइड, ये ध्यान रखना आप, ठीक है। एक क्वेश्चन ऐसे आता कि आवर्त 2 में किसे रखा गया, तो आप इस तरह से KLMN पूरा याद कर लेना। KLM 4 होते हैं ना कोश, KLMN, ठीक है, ये कर लेना। इस तरह से क्वेश्चन ऐसे और आता कि परमाणु, सपोज परमाणु क्रमांक 11 है तो उस तत्व का इलेक्ट्रॉन विन्यास बताओ और वो किस वर्ग में रखा गया है। तो ये क्वेश्चन और आप याद कर लो कौन कौन से। एक तो परमाणु क्रमांक 11 वाला, इसको तोड़ेंगे तो 281, ठीक है। और इसे आवर्त 3 में रखा गया है, वर्ग इसका फर्स्ट A है, वर्ग फर्स्ट A। जो क्वेश्चन आए हैं वो मैं आपको बताती जा रही हूँ। परमाणु क्रमांक 29 का पूछा गया, और ये 11 होता किसका है? सोडियम का होता है, ठीक है। 29 का पूछा गया तो 29 कॉपर का होता है, और इसको तोड़ेंगे, 29 को तोड़ेंगे तो 2 8 18 1, ये इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास हो गया। और इसका जो आवर्त है फर्स्ट B में इसको रखा गया है। एक क्वेश्चन ऐसे आया, 11 हो गया, 29 हो गया। एक पूछा गया 36 वाले का इलेक्ट्रॉन विन्यास बताओ और इसका तत्व कौन सा है, तो ये आर्गन, जो कि बल्ब में गैस भरी रहती है, आर्गन का है। इसको तोड़ेंगे तो 2 8 18 8, इस तरह से पैटर्न होता है इनका। KLMN 4 कच्छ होती है, SPDF, ये इंटर में आपको मिलेंगे। और इसको किस में रखा गया? आवर्त 4 में रखा गया है, ठीक है। और इसका आर्गन तत्व है, पूछ लेता कि 36 वाले का तत्व कौन सा होगा, तो आर्गन, AR। तो इस तरह से ये पूछेगा 29 वाला, 11 वाला, 36 वाला आपको याद कर लेना है। ये बहुत ही कम क्वेश्चन पूछा जाता है, इसको थोड़ा सा आपको नॉलेज होनी चाहिए। आवर्त सारणी क्या है, इसके गुण दोष क्या थे, तभी तो आधुनिक आवर्त सारणी बनी थी। तो मेंडलीफ की आवर्त सारणी किसे कहते हैं? आप लिखेंगे कि मेंडलीफ की आवर्त सारणी में 8 ऊर्ध्वाधर स्तंभ होते हैं जिन्हें वर्ग कहा जाता है, और 6 क्षैतिज पंक्तियाँ होती हैं जिन्हें आवर्त कहते हैं, ठीक है। ये हो गया। इसके गुण क्या थे, पहले वो देख लो। गुण ये थे इसके कि परमाणु द्रव्यमान में संशोधन किया गया, नए तत्वों की खोज हुई थी, ये इसके गुण हैं। दोष क्या है सारणी के? हाइड्रोजन को स्थान न देना, भारी तत्वों को हल्के तत्वों से पहले रख देना, समस्थानों का जो स्थान था समस्थानकों का उनका निश्चित नहीं था, ये सब इसके क्या है? दोष हैं। इस तरह से आप बना बना के लिख लेंगे, ठीक है। उसके बाद आता है मिश्र धातु, इम्पोर्टेंट है। किसे कहते हैं?
जब दो या दो से अधिक धातुओं को एक निश्चित अनुपात में मिलाकर पिघलाया जाता है तो एक समान मिश्रण प्राप्त होता है, तो उसे बोलते हैं मिश्र धातु। मतलब अपनी भाषा में लिखना है, इसमें धातु और धातु दोनों के गुण पाए जाते हैं। वो तो उपधातु हो गई, ठीक है। अब मिश्र धातु में क्या होगा, उपधातु बहुत पूछी गई है। उपधातु में अर्धचालक पूछा गया है, सिलिकॉन आपका अर्धचालक ही है, जर्मेनियम भी आपका अर्धचालक है। उपधातु पूछी जाए तो एंटीमनी बहुत पूछा था, एंटीमनी उपधातु है, ठीक है। उपधातु क्या होता है, धातु धातु के दोनों गुण पाए जाते हैं। मिश्र धातु में क्या होता है कि जब दो या दो से अधिक धातुओं को एक निश्चित अनुपात में मिलाया जाता है, पिघलाया जाता है, तो एक मिश्रण जो प्राप्त होता है उसे मिश्र धातु कहते हैं। जैसे कॉपर हो गया, अब कॉपर और टिन से बनता है क्या, पीतल, ठीक है। कॉपर और जिंक से, इसे ट्रिक से करते हैं पिताजी, तो पिताजी मतलब पीतल से आपका हो गया कि क्या क्या मिला होता है उसमें, तांबा, एक तो कॉपर, और जी से जिंक, तो कॉपर जिंक से क्या बनती है, पीतल। इस तरह से पूछ सकता है कि पीतल किसका मिश्रण है। ये हो गया मिश्र धातु, ठीक है। थोड़ा जल्दी कोशिश करो, जिससे आप कम, देखो तब भी कितना फास्ट 20 मिनट हो चुके हैं। अब फेन प्लवन विधि क्या होती है, ये सुन लो फटाफट से। सबसे पहला क्वेश्चन इसमें से ये पूछा जाता है कि सल्फाइड अयस्कों का जो पृथक्करण होता है वो किस विधि से करते हैं। सल्फाइड, इसमें सल्फर मिला होता है, जैसे कॉपर पायराइड का है CuFeS2, तो सल्फाइड अयस्कों का जो सांद्रण होता है वो इसी विधि द्वारा होता है, ठीक है, फेन प्लवन विधि से। इसमें क्या करते हैं कि एक टैंक होता है बड़ा सा, उसमें पानी भर देते हैं, उसमें चीड़ का तेल ये सब डाल देते हैं। उसके बाद ऊपर से उसमें वायु, इस तरह से टैंक होता है, इसमें पानी भरा रहता है, यहाँ से ऊपर से वायु आती है। फिर वायु प्रवाहित करने पर जो अशुद्धियाँ होती हैं वो तो नीचे बैठ जाती है, ऊपर झाग के रूप में शुद्ध हमें अयस्क मिल जाता है। ये इसमें विधि है, आप थोड़ा सा बना के इस तरह से कर लेंगे। और फिर ये आप कि इससे बस ये याद रखना, सल्फाइड अयस्कों की अशुद्धियाँ दूर की जाती हैं। आप बना के लिखेंगे, सबसे पहले अयस्क को इसमें टैंक में डाल दिया जाता है, फिर उसमें वायु की धारा प्रवाहित करते हैं। फिर जो टैंक की ऊपरी सतह में होता है वहाँ पे शुद्ध धातु प्राप्त होती है अयस्क, और अशुद्धियाँ कहाँ बैठ जाती है, नीचे, ठीक है। इसका जो डायग्राम होता है वो इस तरह से होता है, देखो इस तरह से ये टैंक होगा, यहाँ पे अशुद्धियाँ बैठ जाती हैं। पहले तो ये पानी भर दिया, इसमें चीड़ का तेल डाला है, यहाँ से इस तरह से वायु आ जाती है, एयर, ठीक है। यहाँ पे एयर जैसी आएगी तो यहाँ पे बबल्स बनने लगते हैं। अशुद्धियाँ तो यहाँ पे नीचे इकट्ठी हो जाती हैं, और शुद्ध अयस्क ऊपर इस तरह झाग के रूप में इकट्ठा होता है। यही फेन प्लवन विधि होती है। झाग, फेन मतलब झाग बनते हैं, ठीक है। उसके बाद टिप्पणियाँ लिखने को आएंगी 7 नंबर में। इस तरह से आपको ये तो टिप्पणी दे देगा, फिर यह देगा क्या होता है जब, उसके लिए आपको रिएक्शंस अच्छे से आने चाहिए। देखो ये आपको करवा चुके, ये भी अच्छे से करवा दिए, ये आपको रिपीट नहीं करूँगी, आप वहाँ से लिंक से देख लेना, ठीक है। उसके बाद जो नहीं बताया वो आप कर लो। हाइड्रोजनीकरण में क्या होता है, इसमें डबल बॉन्ड आती है। डबल बॉन्ड कैसे, जैसे एथिलीन है, ये हो गया एथिलीन, डबल बॉन्ड वाले आते हैं इसमें, ठीक है। ये क्रिया हाइड्रोजन से करेगा तो क्या बनता है, एथिन बनता है, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, ये होता है हमारा हाइड्रोजनीकरण। आप रिएक्शन लिख देंगे पूरे नंबर मिल जाएंगे। एथिलीन जब हाइड्रोजन से क्रिया करता है तो एथिन बनता है, ये क्या है, हाइड्रोजनीकरण। इसमें द्विबंध आती है, डबल बॉन्ड आ रही है, ठीक है। ये हो गया किण्वन। इसमें किण्वन प्रक्रिया में टिप्पणी दे देगा लिखने को, तो किस तरह से आप करेंगे। किण्वन में क्या होता है, सुक्रोज जो होता है ना, सुक्रोज चीनी, C12H22O11, इसको तोड़ा जाता है। कैसे, पहले आप थोड़ा सा इसमें हिंदी में लिख देना कि वह रासायनिक प्रक्रिया जिसमें कार्बनिक पदार्थों का जीवों द्वारा धीरे धीरे अपघटित होता रहता है, सूक्ष्म जीवों द्वारा अपघटन होता रहता है, वो आपकी किण्वन कहलाती है। अब सुक्रोज मैंने आपको बताया था C12H22O11, ये चीनी का फार्मूला है। इसकी क्रिया H2O से कराएंगे पानी से, यहाँ पे ईस्ट लिख देंगे जो खमीर होता है, तो आपका क्या बनेगा, C6H12O6, मतलब ग्लूकोज बनेगा 2 भागों में, एक फिर से बनेगा फ्रक्टोज, C6H12O6, दोनों ही फॉर्मूले सेम है, ग्लूकोज फ्रक्टोज, ये बनेगा। फिर आप क्या करेंगे, जो ग्लूकोज बना था इसको उठा लेंगे फिर से, C6H12O6, फिर एरो लाएंगे, फिर से यहाँ पे ईस्ट लिख देना, एंजाइम लिख देना, फिर आपका बनेगा एथिल अल्कोहल 2C2H5OH, ये 2 बैलेंस के लिए लगा रहे हैं, आपको सिखा चुकी हूँ, और प्लस 2CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी। ये होती है किण्वन की अवक्रिया, ठीक है। ये रिएक्शन आपको जब भी आएंगे जब आपको फॉर्मूले अच्छे से आते होंगे। अब फटाफट देख लेते हैं इसमें अपक्रिया, ये और ये वाली आपको करवा चुकी, क्या था ये, एसिटिक अम्ल से किसकी क्रिया कराते थे, ये पूरा आप देख सकते हैं दोबारा से, उसमें लिंक दे रखा है, वहाँ से आप देख लेना। इसकी क्रिया कराते थे आपका एथिल अल्कोहल से। CH3, ये एसिटिक अम्ल हो गया, इसी से हमारी हैलोजनीकरण होती थी।
यहाँ पे एथिल अल्कोहल लिख लेंगे C2H5OH, एरो लगा देंगे। फिर इतना ये बन जाएगा, इतना ये बन जाएगा, CH3COOH, ये बनेगा एथिल एसीटेट प्लस 2 HO और E वाला, इससे पानी बन जाएगा। ये होता है हमारा एस्टीकरण, ठीक है, H2O बन गया। ये आपको करवा चुकी मैं, आप वहाँ से कर लेना, जो न्यू है वो आपको बता देती हूँ। ये भी आपको करवा चुकी हूँ अलग से, सब कुछ करवा दे, बस शॉर्ट में बता रही हूँ इसको। इसमें भी एसिटिक अम्ल, इसका आईपीसी नाम क्या होता है, एसिटिक अम्ल का, जिसमें सिरका होता है ना, इसका आईपीसी नाम क्या होता है, एथेनोइक अम्ल। इसकी क्रिया किससे कराते हैं, हाइड्रोजोइक अम्ल से, ठीक है। तो हाइड्रोजोइक अम्ल का फॉर्मूला आना चाहिए आपको, प्लस N3H, इससे कराएंगे N3H से। तो आपका बन जाएगा मेथिलनेमिन, CH3NH2 मेथिलनेमिन बनेगा। एक एन और बची है अभी, उससे N2 गैस निकलेगी, गैस को ऊपर एरो से दिखाते हैं। और अभी C है तो प्लस कौन सी गैस निकलेगी, CO2, ठीक है। तो ये होता है इसमें टप क्रिया। एसिटिक अम्ल क्रिया हाइड्रोजोइक अम्ल से कराएंगे N3H से, तो मेथिलनेमिन बनेगा, प्लस नाइट्रोजन निकलेगी, प्लस CO2 गैस निकलेगी, होगी इसमें टप क्रिया। अब दे लेते हैं बुर्ज टप क्रिया फटाफट से। ये मैंने आपको बता ही दिया है, ये टिप्पणियों में पूछ लेगा, ठीक है, आपको अच्छे से याद करना है। वुड्स क्रिया क्या होती है, जब एल्किल एल्हाइड के दो अणु सोडियम के साथ क्रिया करते हैं तो एल्केन बनता है, ठीक है। जब एल्किल एल्हाइड के दो अणु सोडियम से क्रिया करेंगे तो क्या बनेगा, एल्केन। यही क्रिया वुड्स क्रिया कहलाती है। एल्केन का मतलब है मीथेन, एथेन, ये वाले बनेंगे। अब कैसे, जैसे मैंने आपको एल्डिहाइड ले लिया, CH3I, मेथिल आयोडाइड लिया, ठीक है, ये हो गया मेथिल आयोडाइड, बोला ना एल्किल हैलाइड, क्लोरीन, ब्रोमीन, ये आपके क्या होते हैं, हैलोजन होते हैं, आयोडीन। ये यहाँ पे 2 ले लिया, इसकी क्रिया सोडियम से करा देंगे। ईथर की उपस्थिति में यहाँ पे ईथर लिख देंगे, ROR जो ग्रुप बताया था यहाँ पे ईथर, ठीक है, इस तरह से ईथर लिखा जाएगा। इससे आपका क्या बनेगा, एल्केन बनेगा, मतलब C2H6 बन जाएगा, एथेन बनेगा, प्लस NaI सोडियम आयोडाइड बन जाएगा। 2 लगा के इस तरह से हो जाएगी आपकी पूरी बैलेंस। अब दे लेते हैं नेक्स्ट। एक एसिटिक अम्ल बहुत पूछा गया, एसिटिक अम्ल जिससे आपकी रिएक्शन भी करवा रही थी, ये क्या होता है, ये एथेनोइक अम्ल होता है, इसका गलनांक 290 के होता है केल्विन, ठीक है। ये क्या होता है, ठंड के दिनों में जम जाता है, इसीलिए इसे ग्लेशियल एसिटिक अम्ल भी बोला जाता है। चाहे ग्लेशियल बोलते चाहे नॉर्मल बोलते, बात एक ही है, ठीक है। ये हो जाएगा। फिर वो बोलता है इसके गुण उपयोग बताओ, तो आप गुण क्या लिखेंगे इसके, सबसे पहले इसकी क्रिया दिखा देंगे, कौन कौन सी क्रिया है। ऐसे गुण आ जाए चाहे उपयोग, रासायनिक गुण का मतलब क्रिया दिखानी, तो NaOH की क्रिया मैं कई बार करवा चुकी हूँ। इसकी एसिटिक अम्ल की क्रिया किससे करानी है, NaOH से। ये प्रीवर्ड पेपर के आप जरूर सॉल्यूशन देखना, उसमें मैंने सारी रिएक्शन करवा रखी है। मैं सुपर फास्ट, इसीलिए आपको सुपर फास्ट थोड़ा रिवीजन करवा रही हूँ। जिन बच्चों को रिएक्शन नहीं आते उनको ये समझ में बिल्कुल नहीं आ रहा होगा, जिनको अच्छे से फॉर्मूले आते वही कर पाएंगे। तो CH3COO इसकी क्रिया Na से कराएंगे, इतना टाइम नहीं है ना आपको, अच्छे से पहले मैंने करवा दिया, वहाँ से कर लो, प्लस पानी बन जाएगा, ठीक है। ये बनेगा सोडियम एसिड, NaOH से क्रिया हो गई। सेकंड ये वाला एस्टिक भी इसी का एथिल अल्कोहल से क्रिया कराते हैं, अभी बताया था। इसी क्रिया आप फिर से किससे कराएंगे, NaCO3 से, तो ये भी आपको करवा चुकी हूँ। इसमें इस तरह से CH3COO ये बन जाएगा, H2O CO2 निकाल देना, इससे कराएंगे, इसी तरह से ये बन जाएगा। आपको आना चाहिए, पूरा करवा चुकी प्रीवर्ड पेपर में, सारा पूरा देख लेना वहाँ से, ठीक है। उपयोग क्या लिखेंगे, सिरका बनाने में, जो गन्ने के रस से बनता है, उसमें यूज होता है, प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में, ठीक है, प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में। 2 एग्जाम्पल आपको सभी में उपयोग में, एक उपयोग ये कॉमन है, प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में, सभी में आप लिख सकते हैं, किसी के भी उपयोग पूछे जाएँ, ठीक है। धावन सोडा वगैरह आपको अच्छे से रट लेने हैं, लिंक इसमें दे रखा है, वहाँ से कर लीजिए। एसिटिक अम्ल हो गया। अब इसी तरह से एथेनॉल पूछा जाता है। एथेनॉल क्या होता है, C2H5OH, ये होता है एथेनॉल, ठीक है। इसके रासायनिक गुण वगैरह आपको आना चाहिए। भौतिक गुण में क्या होता है, ये रंगहीन होता है, गंधहीन होता है, क्वथनांक इसका 78.3 होता है। अंतर पूछे दोनों में तो आप अंतर याद कर लेना, दोनों के बारे में से भी आपको बताया था, सिरका का, एसिटिक अम्ल का, इसका अंतर भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये हो जाएगा, रंगहीन होता है, और जल में ये घुलनशील होता है, उदासीन यौगिक होता है, इस तरह से आप बना के लिख लेना। लिटमस विलेन पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि ये अम्ल नहीं है, ठीक है। ये हो गया। अब रासायनिक गुण में आप कोई भी इसकी रिएक्शन दिखा सकते हैं। मैं आपको एक बता रही हूँ जो कई बार पूछी गई है, उसमें भी करवा रखा है। इसकी क्रिया सोडियम से कराते हैं, जब क्या होता है जब, ठीक है, तो C2H5ONA बन जाएगा, इससे C2H5ONA सोडियम एथॉक्साइड और प्लस हाइड्रोजन गैस बनेगी, ठीक है। C2H5ONA ये बनेगा, सोडियम एथॉक्साइड प्लस H2 हाइड्रोजन गैस निकलेगी, Na से क्रिया कराने पर। ये इसके रासायनिक गुण हो गए। उपयोग आप लिख देना, अल्कोहल बनाने में, मदिरा शराब जो होती है उसमें बनाने में, ईथर बनाने में, इससे बहुत सारे इसके होते हैं, क्लोरोफॉर्म बनाने में इसका यूज होता है,
ठीक है, आपको दोनों अच्छे से करने हैं। एसिटिक अम्ल का आईयूपीएसी नाम भी एथेनोइक अम्ल, और एथेनॉल यानी एथिल अल्कोहल का आईयूपीएसी नाम है एथेनॉल। दोनों में अंतर पूछा था, बनाने की विधि, उपयोग, सब कुछ आने चाहिए। उसके बाद ये 36 वाला आपको बताई चुकी आर्गन होता है, ठीक है, तोड़ना वगैरह सब सिखा ही दिया है अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन में। अब इस टाइप से आपको देखो ये क्या होता है, जब आपको फॉर्मूला अच्छे से आते होंगे ना तभी आप कर पाएंगे। ये सारी वो रिएक्शन मैंने लिए हैं जो बहुत बार पूछी गई हैं, आप इनको अच्छे से कर लेना। सुक्रोज का किट बना भी बता ही दिया। मीथेन का दहन करेंगे तो क्या बनेगा, एक तो मैं आपको करवा दे रही हूँ, ये दो बता दे रही हूँ, ठीक है, ये सारा करवा चुकी हूँ। आप अच्छे से इनको, जिनको केमिस्ट्री अच्छे से आती है वो अगर रिएक्शन आती है तो उनको प्रैक्टिस जरूर कर लें। इसमें से 7 नंबर में क्वेश्चन इस तरह से पूछा आता है, ठीक है। एक कैसे परिवर्तित करेंगे, बहुत सारी इसकी रिएक्शंस हैं, इससे ये बनाएंगे। एथिल अल्कोहल का फॉर्मूला आता हो तभी तो आप बना पाओगे। एथिलीन से पॉलीथिन, ये भी आपको करवा चुके बहुलकीकरण में। तो ये सारे क्वेश्चन आपको कर लेने हैं। मैं आपको ये दोनों करवा दे रही हूँ इसमें से, और उधर 2 करवा दूँगी। ये सारा आपको करवा चुके, किट बना भी पता है। आप प्रीवियस के प्रीवियस पेपर जरूर देख लो, क्योंकि मैं इसमें करवाया देखो बहुत ऑलरेडी इतना फास्ट करवाया तब भी 30 मिनट हो गए। मेथेन का मार्स गैस कहते हैं CH4। इसका दहन मतलब ऑक्सीजन से क्रिया कराएंगे, दहन का मतलब जलाना, जलाने के लिए ऑक्सीजन चाहिए। तो इससे क्या बनेगा हमारा, एक तो बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी जलने पर, एक पानी निकलेगा, बैलेंस करने के लिए 2 लगा लेना, यहाँ पे कर लेना, प्लस ऊष्मा और प्रकाश निकलेगा। ये हो गया मेथेन का दहन। इतना सा लिखने पर आपको नंबर मिल जाते हैं, बस फॉर्मूले आने चाहिए। दहन हो गया, ठीक है। सेकंड क्या है, एथिल अल्कोहल, यहाँ पे ए है, ठीक है। एथिल अल्कोहल की अधिक मात्रा को H2SO4 के साथ गर्म करते हैं। इसकी उपस्थिति में यहाँ पे आएगा, उपस्थिति में गर्म करेंगे तब क्या बनेगा। तो इसकी उपस्थिति में क्या पूछा जाता है, देखो ये वाला C2H5OH, दोनों तरीके से बता देती हूँ। एक तो इसकी उपस्थिति में यहाँ पे H2SO4 लिखना, इसको हीट लिख दें यहाँ पे गर्म, तो आपका बनेगा एथिलीन प्लस H2O। ये होगा H2SO4 की उपस्थिति में, तो एथिलीन और हाइड्रोजन बनती है। और नॉर्मल बोले इसके साथ गर्म करेगा, गर्म किया तो तब क्या बनता है, तब क्या बनेगा देख लो। एथिल अल्कोहल लिखेंगे आप, प्लस H2SO4 लिखेंगे, एरो लगाएंगे, ठीक है। तब इससे क्या बनेगा, तब आपका बनेगा इससे C2H5 प्लस H प्लस SO4, एथिलीन हाइड्रोजन सल्फेट, ये करके प्लस पानी बन जाएगा, ठीक है। इस तरह से आप लिख देना। इसी को और इसकी क्रिया फिर से करा देंगे एथिल अल्कोहल से, तो आपका क्या बन जाएगा, डाई एथिल ईथर बन जाएगा। ये वाला फिर से उठा लेंगे, जिनको रिएक्शंस आती है वही कर पाएगा इसको। C2H5 HSO4, इसको उठाएंगे फिर से इसकी क्रिया करा देंगे C2H5OH से, तो बन जाएगा डाई एथिल ईथर, C2H5O डाई एथिल ईथर प्लस H2SO4 निकल जाएगा, ठीक है, SO4। इसका आईयूपीएसी नाम क्या होगा, एथॉक्सी एथेन। ये भी आपको करवा दिया। ये सारे आप कर लेना, पहले करवा चुके हैं। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है, इस तरह से भी पूछे जाते हैं, कैसे परिवर्तित करेंगे एथिल अल्कोहल से एथिलीन या एथिलीन से पॉलीथिन। एथिलीन से पॉलीथिन मैं आपको करवाई चुकी हूँ, फिर भी एक बार फटाफट से रिवीजन करवा देती हूँ। तो अभी मैंने आपको बताया था गर्म करने पे एथिलीन बनती है, तो उल्टा ले लेंगे इसका। क्या एथिल अल्कोहल ये तो होता है हमारा C2H5OH, इससे एथिलीन प्राप्त करनी है, तो इसको H2SO4 की उपस्थिति में 160 डिग्री से 170 तक गर्म करेंगे, तो हमारी बन जाएगी एथिलीन। बनेगी कि नहीं बनेगी बताया था, एथिलीन प्लस पानी बन गया, उल्टा कर देंगे। इस तरह से कुछ भी नहीं होता, बस सिंपल होते हैं, आपको फॉर्मूले आना चाहिए कि इसका क्या होता है। दूसरा है एथिलीन से पॉलीथिन। अब एथिलीन का फॉर्मूला क्या होता है, C2H4 होता है। पॉलीथिन इसी से बहुलकीकरण भी आपका क्लियर हो जाएगा। क्या था मैंने बताया था, CH2 डबल बॉन्ड, ये एथिलीन हो गई, ठीक है। इसमें यहाँ पे N लगा देते थे ब्रैकेट में, इस तरह से करके यहाँ पे उच्च ताप पर आप गर्म करेंगे, फिर आपका बन जाएगा क्या, पॉलीथिन। पॉलीथिन कैसे बनेगी, CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 इधर और इधर ऐसे डैश छोड़ देंगे, और जो ये N था वो यहाँ पे बाहर लग जाएगा, यही हमारी बन गई पॉलीथिन। इसी को कहते हैं बहुलकीकरण, ठीक है। जब एथिलीन को गर्म किया था उच्च ताप पर तो पॉलीथिन बनती है, यही क्रिया क्या कहलाती है, बहुलकीकरण। इस तरह से सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके हो जाते हैं पूरे कवर। इससे बाहर आपको केमिस्ट्री में नहीं मिलेगा। रिएक्शंस आपको तभी आएंगी जब आपको फॉर्मूले अच्छे से याद होंगे, या फिर इसके चॉइस में जो मिलेगा आप वो कर लेना, इससे बाहर नहीं मिलेगा। केमिस्ट्री में पूरा करवा दिया, फिजिक्स में भी एक न्यूमेरिकल क्लास और मिलेगी तो पूरा फंस जाएगा। बायो का करवा ही दिया, तो बस आपको रिवीजन अच्छे से करना है। ऑल द वेरी बेस्ट, अच्छे से करके आना आपको, ठीक है। बस जितना हो सके वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।